अजीज तलबा अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद तजम्मुल लेक्चर नंबर 28 लेकर एक मरतबा फिर हाजिर है। आज के लेक्चर में हम पिछले लेक्चर की कंटिन्यूएशन के तौर पर नॉर्टन थ्योरम की ही एप्लीकेशन और उसका मुख्तलिफ सर्किट्स पर इतलाक और एनालिसिस के तरीके को देखेंगे। इन सर्किट्स में जो आज हम कंसिडर करने जा रहे हैं कुछ निहायत सादा सर्किट्स, लेकिन वो ज़रूरी हैं कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए वो, और उसके अलावा हम थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड सर्किट और एक सर्किट ऐसा देखेंगे जिसमें डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का इस्तेमाल किया गया होगा, ताकि आपको, जैसा कि हमने थेवेनिन्स थ्योरम में देखा था कि डिपेंडेंट सोर्सेज की मौजूदगी में थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट किस तरह से वर्कआउट किया जाता है, नॉर्टन थ्योरम की भी प्रैक्टिस हो जाए। ताहम नॉर्टन थ्योरम में जब भी किसी सर्किट में डिपेंडेंट सोर्सेस लगे हुए हों तो नॉर्टन करंट आमतौर पर जीरो ही कंसीडर की जाती है। फिर भी हम एक ऐसा सर्किट लेकर उसका एनालिसिस देखेंगे। सबसे पहले जो सर्किट हम लेने जा रहे हैं वो निहायत ही सादा सर्किट है, यानी उसमें एक सोर्स और दो रेजिस्टेंसेस का इस्तेमाल किया गया है, जबकि एक रेजिस्टेंस की वैल्यू निहायत ही कम, नियरली इक्वल टू जीरो कंसिडर की गई है, ताकि आपको ये अंदाजा हो सके कि इन केस किसी वक्त आपको निहायत कम वैल्यू की रेजिस्टेंसेस से वास्ता पड़ जाए तो ऐसे सर्किट को किस तरह से टैकल किया जाएगा। आइए स्लाइड पर इस सर्किट को देखते हैं। नाउ द सर्किट ऑन द स्लाइड शोज इट्स यूजिंग an independent voltage source having a value of 12 volts, and this source has been connected to a load resistance RL, whereas in series to RL there is another resistance connected which is having a value nearly equal to 0 ohms. Now, as a first step to work out the Norton equivalent circuit, we need to remove the load resistance. Therefore, we remove the load resistance and replace the open circuit with a short circuit, so that our modified circuit is as shown in this figure. Now, we can assume that the Norton current is flowing through the circuit, and we also assume that IN, which is the Norton current, is flowing in the clockwise direction. From the circuit, it's very easy to calculate the Norton current. Therefore, we can write IN is equal to 12 divided by nearly equal to 0, and when such situation happens, then we can write easily it will tend to the value of infinity amperes. अब जबकि हमने नॉर्टन करंट को फाइंड कर लिया है तो लिहाजा हमारे लिए अगला मरहला होगा कि क्या वैल्यू हो जिसको हम इक्विवेलेंट नॉर्टन करंट सोर्स के पैरेलल में इंसर्ट कर सकें। So clearly we can see that there is only one resistance which is present in there, and that will be our Norton equivalent resistance. Therefore, it will be having a value of nearly 0 ohms. इस रेजिस्टेंस को हम नॉर्टन करंट सोर्स के पैरेलल में इंसर्ट करेंगे ताकि हमारे पास जो सर्किट हासिल होगा उसको हम स्लाइड पर इस तरह से देख सकते हैं। आइए स्लाइड पर देखते हैं। Therefore, the final Norton equivalent circuit instead of the original circuit will be as shown in this slide. अगली मिसाल में हम जो सर्किट कंसिडर कर रहे हैं उस सर्किट में डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का इस्तेमाल किया गया है। ये एक ही सोर्स है जो इस सर्किट में इस्तेमाल किया गया है। इस सर्किट को
हल करने के लिए हम पहले थेवेनिन वाली अप्रोच लेंगे और फिर देखेंगे कि आई नॉर्टन को किस तरह से एंड पे हम कंसिडर करते हैं। आइए इस सर्किट को स्लाइड पर देखते हैं। द सर्किट ऑन द स्लाइड शोज अ रेजिस्टिव नेटवर्क which is using dependent current source having a value of 0.1 V1. Now we are going to adopt another approach to solve this circuit, and that is that we can inject a 1 ampere current source into the port. ये नई तकनीक ये भी आमतौर पर कुतुब में इस्तेमाल होती है, यानी कि ओपन सर्किट के अक्रॉस हम अपने पास से एक 1 एम्पेयर का करंट सोर्स इंट्रोड्यूस कर देते हैं और फिर उसकी मदद से हम लूप्स इक्वेशन लिखते हुए या फिर नोडल इक्वेशन लिखते हुए जैसे भी सिचुएशन हो सॉल्यूशन को हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो 1 एम्पेयर करंट सोर्स की इंसर्शन के बाद हमारे पास जो सर्किट हासिल होगा वो स्लाइड पर दिखाया गया है। Therefore, after the insertion of 1 ampere current source to this circuit, we are left with the circuit as shown on this slide. Now, we define the two nodes which are on the top of the circuit, whereas the bottom node, which is having all the branches connecting to it, is considered as the reference node. Now, considering the node 1 and applying the KCL to this node, we can write, starting from the 1 ampere source, because this is approaching the node 1, the current due to 1 ampere source, hence we write 1 is equal to, because the value of this source is 1. On the node 1, we can also see that the current through the 100 ohm resistance is leaving the node 1. Therefore, we can write this current in terms of voltage and resistance, because the voltage across the 100 ohm resistance has been mentioned as V1. Therefore, right hand side of the equation, the first term will be V1 divided by 100. After writing this term, we can also see that there will be another current which will be flowing through the 50 ohm resistance. And now, because there are two voltages which are on the each end of the 50 ohm resistance, hence we must write V1 minus Vx. Vx, we have supposed that it is across the 200 ohm resistance, divided by 50. Simplifying this equation, we can write 100 is equal to V1 plus 2V1 minus 2Vx. Further simplifying it, we can write 3V1 minus 2Vx is equal to 100. This completes the node equation for the node number 1. Now, going for the node number 2, once again, we can see that the dependent current source is having the direction of the current as it is leaving the node number 2. Therefore, we write minus 0.1 V1 equals Vx divided by 200, because we have assumed that the voltage across the 200 ohm resistance is Vx. After writing this term as well, we have to include the term due to the 50 ohm resistance. Therefore, we write plus Vx minus V1 divided by 50. Simplifying this equation, we can have minus 20 V1 is equal to Vx plus 4 Vx
minus 4v1. Therefore, further simplifying this equation, we can write 5vx plus 16v1 equals 0. अब जबकि हमने नोड नंबर 1 और नोड नंबर 2 की इक्वेशंस को फाइंड आउट कर लिया है, तो हमारे लिए अगला स्टेप ये होगा कि हम इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें और फिर अपनी डिजायर्ड वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश करें। तो आइए इस अमल को देखने के लिए एक मरतबा फिर स्लाइड पर चलते हैं। Solving simultaneously these equations, we can have 10vx plus 32v1 is equal to 0, and the other equation will be minus 10vx plus 15v1 equals 500. We add these two equations to get 47v1 equals 500. We can see that we have already got rid of the unknown parameter Vx. Solving this equation, we can write V1 is equal to 10.64 volts. अब जबकि हमने V1 को कैलकुलेट कर लिया है, तो हमारे लिए अगला मरहला होगा कि हम R नॉर्टन या फिर R थेवेनिन को कैलकुलेट करें। इस केस में क्योंकि डिपेंडेंट करंट सोर्स का इस्तेमाल किया गया है, लिहाजा हम R थेवेनिन को ही कैलकुलेट करेंगे। आइए R थेवेनिन को कैलकुलेट करने के लिए स्लाइड पर चलते हैं। Now, knowing the value of V1 and the injected current source value, we can easily calculate R Thevenin. Therefore, we can write R Thevenin is equal to V1 divided by 1 ampere. That will be equal to 10.64 ohms. अब जबकि हमने R थेवेनिन या R नॉर्टन को भी कैलकुलेट कर लिया है, लेकिन इस सर्किट में हमने देखा कि कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स इन्वॉल्व नहीं हुआ है, लिहाजा हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम I नॉर्टन को कैलकुलेट कर पाएं। लिहाजा इस सूरत में हम कहते हैं कि I नॉर्टन विल बी इक्वल टू 0। अगली मिसाल हम जो लेने जा रहे हैं, उसमें भी जो रेजिस्टिव नेटवर्क इस्तेमाल किया गया है, उस पर हमारे ऊपर दो कंडीशंस लगाई गई हैं, यानी कि एक तो इस रेजिस्टिव नेटवर्क का एनालिसिस नॉर्टन्स थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए करना है, और दूसरा ये कि हमें इस बात की इजाजत नहीं है कि हम लूप या फिर नोडल एनालिसिस का इस्तेमाल कर सकें। आइए इस सर्किट को स्लाइड पर देखते हैं। Now, the given circuit shows that we want to calculate the voltage V0 by Norton's theorem, and we have a condition that we can't use node or loop methods. The circuit is using two independent sources, one of which is an independent voltage source having a value of 6 volts. The other source is an independent current source having a value of 2 milliamperes. Now, because we are going to use Norton's theorem, therefore, as our first step, we remove the load resistance and put a wire in its place, so that we can declare that the Norton current is passing through this short wire. Now, we can't use loop method, so let's use superposition method to calculate IN. Therefore, to apply the superposition method, we have to remove one by one the two sources from the circuit. अब जबकि हम सुपरपोजिशन मेथड का इस सर्किट पर इतलाक करने जा रहे हैं, तो आपकी याद दहानी के लिए एक मरतबा फिर बताता चलूं कि सुपरपोजिशन मेथड का जब हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें सर्किट में जितने भी सोर्सेस का इस्तेमाल किया गया हो, उनको वन बाय वन हम रिमूव करते हैं। यानी वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट सर्किट से, जबकि करंट सोर्स को हम ओपन सर्किट से रिप्लेस करते हैं।
लेकिन ये दोनों अमल साइमल्टेनियसली नहीं किए जाते बल्कि 1 बाय 1 किए जाते हैं। ओरिजिनल सर्किट में से हमने वोल्टेज सोर्स को निकालकर शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया है और इस तरह से हमारे पास जो सर्किट हासिल हुआ है उसकी शक्ल कुछ इस तरह से है जो स्लाइड पर देखी जा सकती है। नाउ looking on to this circuit, which is modified circuit, we can see that the total current will flow through the short circuit because there is no resistance. Therefore, we can write Norton current is equal to 2 milliamperes. अब हमने दूसरे स्टेप के तौर पर इस सर्किट में से करंट सोर्स को ओपन करना है और वोल्टेज सोर्स को वापस लाकर उसकी अपनी ओरिजिनल जगह पे इंसर्ट करना है। ऐसा करने के बाद जो सर्किट हासिल होता है आइए उसको स्लाइड पर देखते हैं। नाउ लुकिंग ऑन टू दिस सर्किट विच वी हैव गॉट आफ्टर removing the current source with an open circuit and bringing back the voltage source, we can see that the 4K resistor is in parallel with 2K resistor, and this or the resultant of this will be in turn in series with 2 kilo ohm resistance. Therefore, the total resistance will be R is equal to 4K parallel to 2K plus 2K. That will be equal to 8 divided by 6K plus 2K, and that will be equal to 3.33 kilo ohms. अब जबकि हमने सर्किट की टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर लिया है तो हम I Norton 2 यानी कि करंट जो कि ड्यू टू द सेकंड सोर्स है उसको बासानी कैलकुलेट कर सकते हैं। लिहाजा IN2 को कैलकुलेट करने के लिए एक मरतबा फिर स्लाइड पर चलते हैं। Therefore, we can write for IN2 is equal to 6 divided by 3.33K, and that will be equal to 1.8 milliamperes. Now, because we have already calculated IN1 and IN2, therefore, the total IN, which will be due to both the sources into the circuit, can be calculated by adding the two component values. Hence, we can write IN is equal to IN1 plus IN2. Putting up the values for IN1 and IN2 in this equation, we can write IN is equal to 2 milliampere plus 1.8 milliamperes. That will be equal to 3.8 milliamperes. As a matter of third step, we need to find the Norton resistance. अब जबकि नॉर्टन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम थर्ड स्टेप को अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आपकी याद दहानी के लिए एक मरतबा फिर बताता चलूं कि जब हमने नॉर्टन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना होता है तो जो भी वोल्टेज सोर्स, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स सर्किट में मौजूद हो उसको हम शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करते हैं और जो भी इंडिपेंडेंट करंट सोर्स सर्किट में मौजूद हो उसको हम ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं और फिर जो भी रेजिस्टेंस का नेटवर्क हमारे पास हासिल होता है उसको हम सादा तरीके से सॉल्व करते हुए कोशिश करते हैं कि हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाए एंड दैट रेजिस्टेंस इज नोन एज नॉर्टन रेजिस्टेंस। आइए नॉर्टन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए एक मरतबा फिर स्लाइड पर देखते हैं। Now, after replacing the voltage source by a short circuit and the current source by an open circuit, we can have the network left as shown on this slide.
Now from this resistive network, we can see that 4K is in parallel with 2K. Therefore, if we find out the equivalent of these two parallel resistances and replace these two resistances with the equivalent resistance, then the combined effect will be in series with the 2 kilo ohm resistance. Hence, we can write 4K parallel to 2K plus 2K is equal to 1.33. We have already calculated the resultant for 4K parallel to 2K plus 2K. That will be equal to 3.33 kilo ohms, and this will be our value, which will be seen from the output terminals of the circuit, and we denote it as Rn or the Norton resistance. अब जबकि हमने नॉर्टन रेजिस्टेंस को भी कैलकुलेट कर लिया है और नॉर्टन करंट को भी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हमारे लिए फोर्थ स्टेप यानी कि रिक्वायर्ड वी नॉट की वैल्यू को कैलकुलेट करना निहायत आसान हो गया है। इससे पहले कि हम वी नॉट की वैल्यू को कैलकुलेट करें, हमें नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट को बनाना होगा और फिर हम फर्दर उसकी ट्रीटमेंट कर पाएंगे। आइए नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट को स्लाइड पर देखते हैं। Therefore, this circuit is the Norton equivalent circuit for the original circuit. Now we have inserted an independent current source which is having the value of 3.8 milliamperes. In parallel to that, we have inserted the Norton resistance, and that is having the value of 3.33 kilo ohms. In parallel to this resistance, we have brought back the load resistance which we removed in the first step. And this load resistance is having a value of 6 kilo ohms. Now, we also assume that a current I naught is passing through the load resistance. Therefore, we can write the expression for calculating V naught as V naught is equal to 6K into 3.8 milliamperes into 3.33 divided by 9.33K. That is the application of the current divider rule. Therefore, we are left with V naught is equal to 8.143 volts. अगली मिसाल जो हम नॉर्टन थ्योरम से मुतल्लिक कंसिडर करने जा रहे हैं, उसमें हमें आई नॉट की वैल्यू जो कि लोड रेजिस्टेंस में से पास हो रहा होगा उसको कैलकुलेट करना है। आइए इस सर्किट को स्लाइड पर देखते हैं। द सर्किट इज यूजिंग टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज। वन ऑफ देम इज a voltage independent source having a value of 6 volts, whereas the other source is an independent current source having a value of 2 milliamperes. We want to calculate the current I naught through the 6 kilo ohm resistance. अब जबकि हम देखते हैं कि 6 किलो ओम रेजिस्टेंस में से हमें I naught की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, लिहाजा ये 6 किलो ओम की वैल्यू हमारे लिए लोड रेजिस्टेंस का काम करेगी। स्टेप नंबर 1, जैसा कि हम अब तक करते आए हैं नॉर्टन्स थ्योरम में, कि इस स्टेप के अंडर हम लोड रेजिस्टेंस को रिप्लेस करते हैं एक शॉर्ट सर्किट के साथ, यानी कि लोड रेजिस्टेंस को हटा दिया जाता है और उसकी जगह पे एक वायर लगा दी जाती है ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट जो भी हो वो इस वायर में से फ्लो करे, और इस करंट को हम नॉर्टन करंट का नाम देते हैं। आइए स्लाइड पर देखते हैं कि लोड रेजिस्टेंस को हटाने के बाद उसकी जगह पे शॉर्ट सर्किट वायर लगा के सर्किट की क्या शक्ल बनती है। Therefore, the shape of the circuit after removing the load resistance and replacing it by
a simple wire will be as shown in this slide. We can assume that the current IN, which is the Norton current, is passing through the short circuit. As a matter of second step, we want to calculate the Norton current through the circuit. Therefore, first of all, we can see that there are 3 loops in this circuit, and we assign respective values of the currents which are passing through these loops individually. सर्किट को देखकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पास कितनी लूप्स अवेलेबल हो गई हैं, और फिर रेस्पेक्टिवली हम इनको मैश नंबर 1, 2 और 3 जितनी भी हों उनको नाम दे दिया जाता है, और फिर ये भी कंसिडर कर लिया जाता है कि इन मैशेस में से कौन कौन से करंट फ्लो कर रहे हैं. यानी कि मैश नंबर 1 में से I1, मैश नंबर 2 में से I2 और इसी तरह सो ऑन सो फोर्थ हम मुख्तलिफ करंट्स को कंसिडर कर लेते हैं, और फिर हम इंडिविजुअल मैशेस की इक्वेशंस यूजिंग KVL लिखते हैं, और फिर उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हुए यानी कि हम अपनी डिजायर्ड नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रॉ करने के काबिल हो जाते हैं. आइए इस सर्किट को मैश बाय मैश लेकर KVL अप्लाई करते हुए मुख्तलिफ इक्वेशंस को लिखने के लिए स्लाइड पर चलते हैं. Here we can see that for the mesh number 2 clearly that I2 is equal to 2 milliamperes, because 2 milliampere is the only source which is involved into the mesh number 2. For mesh number 1, we can write the equation as 4K into I1 minus IN, because we can see that the current I1 is flowing due to the mesh number 1, whereas the current IN will be flowing through the 4 kilo ohm resistance in the opposite direction after completing the loop. Hence, we have written 4K into I1 minus IN plus 2K into I1 minus I2, because this 2K is also being shared between the meshes number 1 and 2. Minus 6, and this factor of 6 is due to the independent voltage source having a value of 6 volts, and we equate all these terms to 0. Simplifying it, we can write 4K I1 minus 4K IN plus 2K I1 minus 2K I2 minus 6 equals 0. Further simplifying it, we can write 6K I1 minus 4K IN minus 2K I2 equals 6. Now, if we want to put the value of I2 into this equation, then we can write the new equation as 6K I1 minus 4K IN minus 2K into 2 milli, that will be equal to 6. Simplifying this equation, we can write 6K I1 minus 4K IN equals 10. After writing this equation, we concentrate upon the loop number 3. For loop number 3, we can see that the resistance having a value of 4 kilo ohm is being shared between the loop number 3 and the loop number 1. Therefore, we can write plus 4K into IN minus I1. After writing this term, we also see that there is another 4K resistance which is being shared between the loop number 3 and the loop number 2. Therefore, we write 4K into IN minus I2 and equate all these terms to 0. Simplifying it, we can write 4K IN minus 4K I2 plus 4K IN minus 4K I1 equals 0. Further simplifying it, we can write 8K IN minus 8 minus 4K I1
equals 0. Rearranging this equation, we can write minus 4ki1 plus 8kin equals 8. अब जबकि हमने लूप्स की इक्वेशंस को लिखते हुए उनको सिंप्लीफाई भी कर लिया है, लिहाजा हमारा अगला स्टेप ये होगा कि इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली हल करें और इसमें से एक अननोन वेरिएबल की वैल्यू को कैलकुलेट कर लें. उसके बाद हमारा अगला स्टेप जो नॉर्टन थ्योरम की रूल से होगा वो ये होगा कि हम नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे. उसूल वही है कि जो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होगा उसको हम शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे और जो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स होगा उसको हम ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देंगे और फिर देखेंगे कि हमारे आउटपुट टर्मिनल्स पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है. आइए दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली हल करने के लिए एक मर्तबा फिर स्लाइड पर चलते हैं. Therefore, solving the two equations, we can write 12ki1 minus 8kin is equal to 20, and the other equation will be minus 12ki1 plus 24kin equals 24. Now, adding these two equations, we can get rid of the unknown variable I1. Therefore, we are left with 16kin is equal to 44, and from here we can easily calculate the value of Norton current. That will be IN is equal to 2.75 milliamperes. As a third step, we remove the independent voltage source and put a short circuit in its place, an open circuit in the place of the independent current source. Therefore, after doing this, we are left with the circuit as shown in this slide. From this circuit, we can see that 2K is parallel to 4K, and we can also imagine that if we replace these two resistances which are in parallel to each other by their equivalent, then that equivalent resistance will be in series with 4K resistance. Hence, we can write 2K parallel to 4K plus 4K. That will be equal to 2K into 4K divided by 2K plus 4K plus 4K. That will be equal to 5.33 kilo ohms. And this is our value for the Norton resistance. In order to find I naught, we have to apply the step number 4. Before we apply the step number 4 and try to calculate the I naught, we must draw the Norton equivalent circuit, which will be equivalent to the original circuit as given in the question. Therefore, we put an independent current source having the value of IN, which is Norton current, and in this case it is having a value of 2.75 milliamperes. In parallel to that, we put the Norton resistance, which is we have just calculated, having the value of 5.33 kilo ohms. In parallel to this resistance, we bring back the load resistance, and from the original question we know that the value of the load resistance is 6 kilo ohms. Therefore, we apply the current division rule to find out I naught, which will be flowing through the load resistance. Hence, we can write I naught is equal to 5.33 K divided by 6 plus 5.33 K into 2.75 milli. That will be equal to 1.29 milliamperes. अगला टॉपिक जो हम शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लिनियरिटी प्रिंसिपल.
ये प्रिंसिपल कोई इतना वेल नोन प्रिंसिपल नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको आपकी प्रैक्टिस के लिए कोर्स में दाखिल कर रहे हैं। इस प्रिंसिपल की रूह से अगर हमें कोई भी आउटपुट क्वांटिटी कैलकुलेट करना हो तो उसको हम सर्किट का एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले ही कोई भी वैल्यू देते हुए अस्यूम कर लेते हैं। इस वैल्यू को अस्यूम करने के बाद वी कंसिडर कि ये सर्किट का हिस्सा है और फिर सर्किट को एक रिवर्स मैनर में हम रिजॉल्व करते जाते हैं ता वक्ते के हम जो भी कोई सोर्स अगले एंड पे दूसरे एंड पे इंसर्ट किया गया होता है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब हमने आउटपुट की क्वांटिटी कोई भी अस्यूम की है तो हमारा जो ओरिजिनल सोर्स उस सर्किट में लगा हुआ है वो उस वैल्यू का नहीं आएगा जो कि उस सर्किट में लगाई गई है। लिहाजा कैलकुलेटेड वैल्यू को उस सर्किट के साथ जो ओरिजिनल सोर्स हमारे सर्किट में लगा हुआ था उसके साथ कंपेयर करते हुए हम उसकी रेशो को निकाल लेते हैं और इस रेशो को हम आउटपुट जो हमने अस्यूम की थी टू स्टार्ट विद उससे मल्टीप्लाई करते हुए अपनी आउटपुट वोल्टेज का डिसीजन कर लेते हैं। यह तकनीक निहायत सादा सर्किट्स के लिए इस्तेमाल की जाती है, खास तौर पर ऐसे सर्किट्स जिनमें एक कोई सा भी सोर्स इस्तेमाल किया गया हो, क्योंकि अगर ज्यादा सोर्सेज इस्तेमाल किए गए हों तो ऐसे सर्किट थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं और इसमें रिवर्स इंजीनियरिंग जो हम इस सर्किट में करेंगे उसमें थोड़ी सी दुश्वारियां मैथमेटिकली आना शुरू हो जाती हैं, लिहाजा गलती का इम्कान ज्यादा हो जाता है। आइए लिनियरिटी प्रिंसिपल को थोड़ा सा फॉर्मली इंग्लिश में देखते हैं कि ये किस तरह से डिफाइन किया जाएगा। आइए स्लाइड पर चलते हैं। लिनियरिटी प्रिंसिपल, इन दिस टेक्निक वी assume the unknown quantity and analyze the circuit in reverse direction until we reach the source which is producing all voltages or currents and recalculate its value. Now, by comparing this value with the original value of the source, we calculate the exact unknown quantity of the circuit. इस linearity principle को इस्तेमाल करते हुए हम कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे। पहली एग्जाम्पल में हम वोल्टेज को कैलकुलेट करने जा रहे हैं जबकि एक रेजिस्टिव नेटवर्क दिया गया है और इस रेजिस्टिव नेटवर्क में एक सोर्स इंसर्ट की गई है और हमें आउटपुट पर V0 को कैलकुलेट करना है। आइए इस सर्किट को एनालाइज करने के लिए स्लाइड पर चलते हैं। द गिवन सर्किट ऑन दिस स्लाइड is using a 12 volt independent voltage source and we want to find out V out across the output terminals which have been marked as plus and minus. Let us assume that V naught is 1 volt. जैसा कि अभी हमने लिनियरिटी प्रिंसिपल को डिफाइन करते हुए बताया कि आउटपुट की वैल्यू को हम सबसे पहले अस्यूम कर लेते हैं, लिहाजा इस केस में हम स्टार लेते हैं कि जी आउटपुट जो हमारे पास है उसकी वैल्यू 1 वोल्ट है। इसे 1 वोल्ट की वैल्यू को अस्यूम करने के बाद हम सर्किट को रीड्रॉ करेंगे और इस 1 वोल्ट की वैल्यू को आउटपुट में इंसर्ट करेंगे और इस तरह से जो सर्किट हासिल होगा वो आप स्लाइड पर देख सकते हैं। Now, because 1 volt is at the output, also we can define the various nodes in this circuit. And we have marked these nodes as V1 and 2, and they are having the voltage at these nodes as V1 and V2. Now, because V0 is across the 2 kilo ohm resistance and also
at the top of the 2 kilo ohm resistance there is node 2. And we have just assumed that this node is having a voltage V2 present on it. Therefore, since these two voltages are parallel to each other, therefore we can assume that the same value of V0 will be appearing at the node number 2 as well. Now, we can write V2 is equal to 1 volt. Also, we assume that the current I2 is flowing through the 2 kilo ohm resistance. And if we inspect this circuit, we can also see that the resistances having the value of 4K and 2K are in series to each other. That will mean that the current I2 will be passing through both of these resistances. Hence, we can calculate I2 by writing I2 is equal to 1 over 2K. That will be equal to 0.5 milliamperes. अब जबकि हमने I2 की वैल्यू जो कि रेजिस्टेंस 2K में से पास ऑन हो रही है उसको कैलकुलेट कर लिया है, तो हम जो पहली रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू 4 किलो ओम है उसके दूसरे सिरे पर मौजूद वोल्टेज या उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप को भी कैलकुलेट कर सकते हैं. आइए इसको कैलकुलेट करने के लिए स्लाइड पर चलते हैं. Therefore, the voltage drop across 4K resistor will be equal 0.5 milli into 4K. Simplifying it, we can write V subscript 4K equals 2 volts. Now, we can also write V1 is equal to V4K plus V2, because we can see that the voltage drop across 4K is actually having the two nodes on either side of this resistance. Hence, we have written this equation. Putting the value of V4K and V2, we can calculate the value of V1, so that we write V1 is equal to 2 plus 1, that will be equal to 3 volts. अब जबकि हमने नोड 1 पे वोल्टेज को भी कैलकुलेट कर लिया है, तो सर्किट में अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि नोड नंबर 1 से पीछे यानी ओरिजिनल सोर्स और नोड नंबर 1 के दरमियान भी दो रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं. इन रेजिस्टेंस की वजह से भी कुछ न कुछ सर्किट पर असर आता है. लिहाजा हम अस्यूम करते हैं कि उस रेजिस्टेंसेस में से करंट I1 फ्लो कर रहा है, और इस तरह से हम I1 की कैलकुलेट बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से हमने पहले दो रेजिस्टेंसेस में से कैलकुलेट की है उसको कैलकुलेट करेंगे, और फिर हम इस पोजीशन में आ जाएंगे कि हम वोल्टेज सोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर पाएं. तो आइए I1 की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए स्लाइड पर चलते हैं. Now, we can write I1 is equal to 3 divided by 3K. Therefore, I1 will be equal to 1 milliampere. Now, if you see onto the circuit, we can also assume that the total source current will be flowing at the stem of the voltage source. However, due to various branches of the circuit, it is being divided into small portions, and these portions are I1 and I2. And from our KCL, we can safely write IS is equal to I1 plus I2. Putting the values of I1 and I2 into this equation, we can write IS is equal to 0.5 milli plus 1 milli.
That will be equal to 1.5 milliamperes. अब जबकि हमने सोर्स करंट को भी कैलकुलेट कर लिया है, लिहाजा हमारे लिए पॉसिबल है कि हम सोर्स करंट का इस्तेमाल करते हुए 2K रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज को कैलकुलेट कर सकें। इसके बाद अगर हम सर्किट को गौर से देखें तो हमारे पास जो ओरिजिनल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है उसके बाद दो रेजिस्टेंसेस इन सीरीज लगी हुई हैं, यानी कि ये एक वोल्टेज डिवाइडर का केस है। लिहाजा जब हम उस इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने जाएंगे तो हम जो वैल्यू अब कैलकुलेट करेंगे यानी कि वोल्टेज अक्रॉस 2K रेजिस्टेंस उसको और V1 की वैल्यू को ऐड अप करेंगे और इस तरह से हमारे पास ओरिजिनल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की वैल्यू हासिल हो जाएगी। उसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे कि जो हमारे पास ओरिजिनल सोर्स की वैल्यू आई है वो जो क्वेश्चन में दी गई वैल्यू से कितनी कम या ज्यादा है, और इसी तरीके पर उसी निस्बत से हम आउटपुट वोल्टेज के बारे में भी डिसीजन कर लेंगे, यानी कि हम अपनी अजम्पशन को अमेंड करेंगे और वही हमारा जवाब होगा। आइए 2K के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप को कैलकुलेट करने के लिए एक मरतबा फिर स्लाइड पर चलते हैं। नाउ वी कैन राइट V सबस्क्रिप्ट 2K is equal to IS into 2K. That will be equal to 2K into 1.5. Therefore, we can write V subscript 2K is equal to 3 volts. Now, in order to calculate the source voltage, which will be the final voltage, we can write Vs is equal to V2K plus V1. And we have just calculated the value for V2K as 3 volts, whereas earlier on we also calculated the value of V1 as 3 volts. Hence, we have Vs is equal to 3 plus 3, that will be equal to 6 volts. Now, if we compare this volt we have just calculated to the original value of the independent voltage source, then we can see that the value of the original voltage source is double to this value. That is, it is 12 volts. Hence, we must double the output assumed voltage as well. Therefore, our answer to V0 will be equal to 2 volts. आपने देखा कि जब हमने रिवर्स एनालिसिस करते हुए लिनियरिटी प्रिंसिपल के इस्तेमाल से ओरिजिनल सोर्स वोल्टेज को कैलकुलेट किया तो कैलकुलेशन के बाद हमारे पास जो वैल्यू आई उसकी वैल्यू 6 वोल्ट्स थी, जबकि ओरिजिनली अगर आप क्वेश्चन में देखें तो जो ओरिजिनल सोर्स सर्किट में लगाया गया था उसकी वैल्यू 12 वोल्ट दी गई है। लिहाजा इससे हम अस्यूम कर सकते हैं कि जो हमने अस्यूम आउटपुट वोल्टेज की थी, क्योंकि वो 1 वोल्ट थी और ओरिजिनल सोर्स में 2 का फैक्टर कॉमन आ रहा है, लिहाजा आउटपुट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरह से हमारा आउटपुट V0 विल बी इक्वल टू 2 वोल्ट्स। इसी तरीके से हम करंट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अजीज तलबा, जैसा कि आपको शेड्यूल ऑफ लेक्चर्स में बताया गया है, यहां पे एक मेजर पोर्शन कंक्लूड होता है। इस मेजर पोर्शन में हमने मुख्तलिफ तकनीक्स किसी भी सर्किट को एनालाइज करने के लिए जो इस्तेमाल होती हैं उनको पढ़ा। इन तकनीक्स में हमने सबसे पहले बेसिक यूनिट्स, उसके बाद रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टेंस के हवाले से मुख्तलिफ सर्किट्स को सिंप्लीफाई करना सीखा। उसके बाद हमने मुख्तलिफ सोर्सेस को पढ़ा कि वो किस तरह से काम करते हैं, उनकी शनाख्त क्या होती है। इसके बाद हमने मुख्तलिफ सर्किट्स को नोडल एनालिसिस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए एनालाइज करना सीखा।
नोडल एनालिसिस में मुख्तलिफ पेचीदा किस्म के सर्किट्स को भी कंसिडर किया गया और उसके बाद हमने सुपर नोड एनालिसिस सीखा। सुपर नोड एनालिसिस के बाद हमने सुपर मैश और सादा मैशेस के तरीके से भी सर्किट्स को एनालाइज करना सीखा। इन एनालिसिस के बाद हमने सीखा कि किस तरह से सुपरपोजिशन थ्योरम और इस तरह के छोटे मोटे थ्योरम जिनमें क्रामर्स रूल और मैट्रिसेस सिस्टम वगैरह आता है, उनसे उन्हीं सर्किट्स को किस तरह से एनालाइज किया जा सकता है। और आखिर में हमने नॉर्टन और थेवेनिन थ्योरम्स के साथ मुख्तलिफ रेजिस्टिव नेटवर्क्स को एनालाइज करना भी सीखा। और सबसे आखिर में हमने देखा कि लिनियरिटी प्रिंसिपल का इस्तेमाल भी किस तरह से किया जा सकता है। इन सब एनालिसिस टेक्निक्स को जब हम किसी भी सर्किट पर इस्तेमाल करते हैं तो जवाबात एक ही आएंगे, मसला सिर्फ प्रैक्टिस का है। आप जो कि हमने टेक्स्ट बुक बताई है उसको लेकर उसमें से मजीद एग्जांपल्स देख सकते हैं। उसके अलावा कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट्स पर बुक उठाइए और उसमें से मुख्तलिफ एग्जांपल्स को देखिए, सॉल्व कीजिए और उसके साथ साथ जैसा कि मैंने पहले भी कुछ लेक्चर्स के आखिर में मेंशन किया था कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर का सिमुलेशन पैकेज ले लीजिए और वंस यू कैलकुलेट थ्योरेटिकली किसी भी सर्किट की मुख्तलिफ वैल्यूज को, फिर उसको सिमुलेशन पैकेज के ऊपर चलाकर आप कंफर्म कर सकते हैं कि जो वैल्यूज आपने कैलकुलेट की हैं आया वो ठीक भी हैं या नहीं, क्योंकि आपके हल किए हुए सॉल्यूशन में गलती का इम्कान हो सकता है जबकि सिमुलेशन पैकेज में गलती का इम्कान बहुत कम होता है। अगले लेक्चर में हम नया टॉपिक जो कि सेमीकंडक्टर से मुतल्लिक होगा उसको स्टार्ट करने जाएंगे। इसमें हम पीएन जंक्शन डायोड और ट्रांजिस्टर से मुतल्लिक मुख्तलिफ सर्किट्स और उनकी बेसिक्स सीखेंगे। आज के लेक्चर का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।